सभी को नमस्कार। कुछ लोग शायद आज पहली बार जुड़े हैं, जैसा कि एक दो लोगों को हमको मालूम है। तो पहले हम अभी हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी 45 मिनट पढ़ाना है। उसके बाद फिर रीजनिंग शुरू करेंगे। तो जो लोग केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो उसके बाद एग्जिट हो जाएंगे, और अगर चाहते हैं पढ़ना तो पढ़ते रहेंगे। क्या है, दीप्ति जुड़ी है क्या? दीप्ति ऐड हुई है? नहीं हुई है, कोई बात नहीं। तो हिंदी में कल हम आपको व्यंजन पढ़ा रहे थे, और व्यंजन में हमने बताया था, ये काखा गाघा पूरा लिखा था आप लोगों ने भी। एक बार पुनः हम लिखते हैं आपको समझाने के लिए। हमने बताया था कि ये 33 व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आंसर आपका 33 होगा। और ये 33 में 5 वर्ग होते हैं। ये 5 वर्ग, जिनको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ग में आप देख रहे हैं कि 5-5 अक्षर हैं, 5 लेटर हैं। तो पांचों वर्ग में मिला करके कुल 25 अक्षर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 होगी। उसके बाद हमने बताया था कि इन 25 व्यंजन जो का से लेकर मां तक हैं, इनका उच्चारण कहीं ना कहीं जीभ या होठ के स्पर्श करने से होता है, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। यहाँ तक हम बता चुके हैं। तो जो लोग पहली बार हैं वो नोट कर लेंगे, या पिछला वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको देख लेंगे। इस ऐप पर जितने भी हम क्लास पढ़ा रहे हैं सबको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और रिकॉर्ड उसमें वीडियो रहता है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद ये जो का वर्ग है, इसका एक नाम है। पूरे, आवाज सही नहीं आ रही, पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये जो का वर्ग है पूरा, इसका एक नाम है। इनको पांचों व्यंजनों को, देखो हमने कल आपको बताया था कि 5 उच्चारण स्थान होते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, ये कोमल तालु, दूसरा उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान होता है कठोर तालु। तीसरा उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान होता है मूर्धा भाग। चौथा होता है ऊपरी दांत, और पांचवा होता है ऊपरी होठ। ये 5 उच्चारण स्थान होते हैं। यानी कोई भी चीज हम बोलते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मुंह के अंदर जीभ जो है इन 4 स्थानों पर टच करती है, और निचला होठ जो है वो ऊपरी होठ में टच करता है। तो जिस स्थान पर जीभ या होठ टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनके आधार पर इनके नाम पड़ते हैं। जैसे काखा गाघा अंगा जो लाइन है, इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो कोमल तालु में स्पर्श करती है, कोमल तालु में। और इनके बोलने में कंठ का सहारा लिया जाता है, गले के सहारे बोले जाते हैं, का खा। तो इसीलिए इस पहले वर्ग को कंठ व्यंजन कहते हैं। पूरी लाइन को, का खा गा घा अंगा जो है, इसको कंठ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो होता है कोमल तालु होता है, और गले यानी कंठ के सहारे बोले जाते हैं, इसीलिए इनको कंठ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद ये जो चाछा जाझा है, इसका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो कठोर तालु से स्पर्श करती है। जो ऊपर वाला हमारा तालु है, पीछे वाला भाग कोमल तालु कहलाता है, और आगे वाला भाग जो होता है वो कठोर तालु कहलाता है। तो चा बोले आप तो देखें, जीभ चा बोल के देख सकते हैं, जीभ आगे स्पर्श करती है कठोर तालु में। तो चूंकि तालु स्थान है इसका, इसीलिए चा वर्ग को तालव्य कहते हैं।
यानी तालव्य व्यंजन चा भी है, छा भी है, जा भी है, झा भी है, तो ये तालव्य हो जाएंगे। उसके बाद ये जो ता वर्ग है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा भाग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूर्धा भाग कहाँ होता है। मूर्धा भाग जो होता है कोमल तालु और कठोर तालु के मध्य में होता है। जहां से आप टा बोले, टा बोलो नहीं, खाली बोलने का प्रयास करो। देखो जीभ कहाँ स्पर्श करती है, टा बीच में करती है ना, जहां पर स्पर्श करती है उसको मूर्धा भाग कहते हैं। और उसी मूर्धा भाग के पीछे वाला भाग कोमल तालु कहलाता है, उसी मूर्धा भाग के आगे वाला भाग कठोर तालु कहलाता है। तो चूंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा भाग होता है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। और उसके बाद ये जो ता था दाधा है, इसका उच्चारण करते समय आप देख सकते हो जीभ कहाँ लग रही है, ता था कहाँ लगती है, ऊपरी दांतों में लगती है। तो दांत इनका उच्चारण स्थान है, इसीलिए ता था दाधा को दंत व्यंजन कहते हैं, दंत व्यंजन। और जो पाफा बाभा है, इनका उच्चारण स्थान ऊपरी दांत होता है, ओ सॉरी ऊपरी होठ होता है। आप देखें निचला होठ ऊपर टच करता है, पा पा ऐसे बोलते हैं ना, तो इसीलिए इनको ओष्ठ व्यंजन कहेंगे। तो पहली लाइन जो है काखा गाघा अंगा कंठ व्यंजन होंगे। चा छा जा झा आप बोल के देख सकते हो, तालु से स्पर्श होता तालव्य होंगे। टाठा डाढ़ा डा मुंह के मूर्धा भाग से स्पर्श होता इसलिए मूर्धन्य होंगे। और ता था दादा बोलकर देख सकते हो आप, दांतों से जीभ टच होती है इसलिए इसको दंत व्यंजन कहेंगे। और जो पा फा बा भा है वो ओष्ठ व्यंजन होते क्योंकि इनका उच्चारण ओठों से होता है। इतनी बात समझ में आई। अब आप इनको बारी बारी से एक एक वर्ग लिख लेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक कोई पूनम कल जुड़ी थी, आज पढ़ रही है क्या? साक्षी पढ़ रही, साक्षी, साक्षी है क्या? तुम्हारी सहेली जो, क्या नाम उनका था? साक्षी किसी को आपने कल ऐड करवाया था ना? अच्छा दूसरी, अरे साक्षी चौहान की बात नहीं कर रहे हैं, एक साक्षी और है। दूसरी साक्षी पढ़ रही कोई? नहीं है, शायद एब्सेंट है। तो इनको लिख लो, इसमें नहीं, हम अलग हेडिंग डलवा के लिखवा रहे हैं। आप पहली हेडिंग डालो कंठ व्यंजन, हेडिंग डालो कंठ व्यंजन। कंठ ऐसे लिखा जाएगा, का आधा अड़ा आधा ठा और या, कंठ व्यंजन। इसमें लिखो का वर्ग के अंतर्गत, का वर्ग के अंतर्गत, का वर्ग के अंतर्गत आने वाले, आने वाले सभी व्यंजनों को, का वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजनों को कंठ व्यंजन कहते हैं, कंठ व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण स्थान, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कोमल तालु होता है, और ये कोमल तालु होता है, और ये क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कोमल तालु होता है और ये कंठ के सहारे बोले जाते हैं, और ये कंठ के सहारे बोले जाते हैं।
तो का वर्ग जो है वो कौन सा व्यंजन कहलाएगा? का वर्ग कंठ व्यंजन। का से का वर्ग और का से कंठ व्यंजन। अब हेडिंग डालो च वर्ग, नहीं हेडिंग डालो आप तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, लिखो इसमें च वर्ग के अंतर्गत, च वर्ग के अंतर्गत आने वाले, च वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन, सभी व्यंजन तालव्य व्यंजन होते हैं। च वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन तालव्य व्यंजन होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कठोर तालु होता है, कठोर तालु होता है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कठोर तालु। च वर्ग कठोर तालु होता है। अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि जा, ये जा है बना है, जा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर ऑप्शन में कठोर तालु है तो कठोर तालु लगाओगे, और अगर कठोर तालु नहीं है तो आप तालु लगा सकते हो। तालु, तालु भी सही होगा, क्योंकि तालु कठोर तालु हो या कोमल तालु हो, तालु तो है ना। लेकिन अगर गा का उच्चारण स्थान पूछे तो गा के उच्चारण स्थान इसका कोमल तालु होता है। चूंकि तालु इसमें हो गया है तो ऑप्शन में तालु ना रह के कंठ रहता है। तो अगर को उच्चारण स्थान पूछे तो आप इसमें कंठ भी लगा सकते हो अगर तालु नहीं है तब। अब हेडिंग डालो मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य ऐसे लिखा जाएगा, गलत ना लिखिएगा। मूर्धन्य व्यंजन, बोले भाई। लिखो टा वर्ग के अंतर्गत, लिखो टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले, टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन, सभी व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ, इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के मूर्धा भाग से, मुख के मूर्धा भाग से स्पर्श करती है, मुख के मूर्धा भाग से स्पर्श करती है। तो टा वर्ग क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। टा वर्ग क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। और चा वर्ग तालव्य, और का वर्ग कंठ। अब हेडिंग डालो दंत व्यंजन। दंत ऐसे लिखना है, दंत व्यंजन। लिखो इसमें
ता था दा धा न, ये चारों पांचों लिखो, ता था दा धा न। दंत व्यंजन कहलाते हैं, दंत व्यंजन कहलाते हैं। दंत व्यंजन लिखिएगा, दंत मंजन नहीं। दंत व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ऊपरी दांत होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ऊपरी दांत होते हैं। तो ता वर्ग भी हो गया, दंत व्यंजन कहलाएंगे। अब हेडिंग डालो ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ ऐसे लिखना है, आधा सा है, ये था है, ऐसे ओष्ठ व्यंजन। लिखो इसमें पा फा बा भा मा को, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं क्योंकि, क्योंकि इनका उच्चारण, क्योंकि इनका उच्चारण दोनों होठों से होता है, क्योंकि इनका उच्चारण दोनों होठों से होता है। यही पाफा बाभा बोलने के लिए निचला होठ काम करता है। बाकी सब चीजें तो हम जीभ के सहारे बोल लेते हैं, लेकिन पाफा बाभा बोलने के लिए निचला होठ ऊपरी होठ में टच करता है। इसीलिए दो उच्चारण अंग हुए, एक जीभ और एक निचला होठ। तो निचला होठ केवल ऊपरी होठ 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 में टच करता है। तो इस तरह से पांचों वर्ग हो गए हैं। आप 2 मिनट में इनको देख लें ताकि ये रट जाए आपको। जल्दी से पढ़ डालें शुरू से, जितना अभी तक लिखा है उसको एक बार पढ़ लो, केवल मन लगा के बस। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसको तुरंत पूछ लो। हो गया होगा, बोले आप लोग। आरती मेरी आवाज सुन रही है? आरती फ्रॉम जायस।
माइक ऑन करके बोलो आरती। ठीक है ठीक है, आवाज आ रही ठीक से? ठीक है ठीक, यहीं रहोगे। अब आप लोग कॉपी नहीं देखेंगे, माइक नहीं ऑन करेंगे अपना, और हम जो पूछेंगे इसको आप बताएंगे क्या है। आप बोलेंगे तो ये मत सोचिएगा हम तक आवाज नहीं आई, हम सुन लेंगे, बस केवल आप सही सही बता दीजिएगा, बस कॉपी लेके नहीं देखना। ये कौन सा व्यंजन है? बा नहीं, बा तो सभी लोग जानते हैं, जो अभी हमने लिखाया उसके अंतर्गत बताओ। नहीं, माइक नहीं ऑन करना, माइक नहीं ऑन करना, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब होगा। आप अपने आप बोल ले जाओ, अगर सही बोल लगे तो ठीक है। ये हम पूछ रहे हैं, ये बा जो है, बा देखो, बा बोलने में होठ लगता है ना, तो ये होष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन। ये डा डलिया कौन सा व्यंजन होता है? मूर्धन्य, वेरी गुड, शाबाश। ये डा मूर्धन्य है। इसी तरह वहां पर कोई ऐसे आता सवाल, इसमें कैसे आएगा? सवाल आएगा कि पूछेगा कि जा झा कैसे व्यंजन है, कैसे व्यंजन होंगे। जा झा पूछेगा कौन से व्यंजन है, ऑप्शन में रहेगा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, जो भी रहेगा। तो चा छा जा झा, चा वाली लाइन जो दूसरी लाइन है वो क्या कहलाती है? तालव्य व्यंजन। इसका मतलब ये तालव्य व्यंजन है। तो यहां से लेकर यहां तक के व्यंजन आपको मालूम पड़ गए। ये कंठ व्यंजन है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ता चूंकि दांतों से बोले जाते हैं तो दंत है, पा होठों से बोला जाता है तो ओष्ठ है। अब इसके बाद ये जो ऐसे हम डिब्बे में बंद कर रहे हैं, ये जिनको हम बोलेंगे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इनका उच्चारण जो होता है, इनका उच्चारण करते समय, उच्चारण तो मुंह से ही होगा सभी चीजों का, इनका उच्चारण करते समय हम नासिका का सहारा लेते हैं, यानी नासिका के सहारे बोलते हैं। अगर नासिका को ऐसे पकड़ के अंगा बोले तो शुद्ध नहीं बोल पाएंगे आप। तो चूंकि इनका उच्चारण करते समय नासिका का सहारा लेते हैं, इसीलिए इनको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नासिक के व्यंजन क्यों कहा जाता है, समझ में आ रहा है ना? अंगा जब बोलते हैं तो नासिका के सहारे बोला जाता है, इसीलिए इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। और नासिक के व्यंजन अगर पूछा जाए नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 होगी। अब ये जो अंगा है, अगर देखा जाए तो ये का वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है। का वर्ग का पांचवा अक्षर है ना। और ये इया क्या है? चा वर्ग का पांचवा है। अड़ा क्या है? टा वर्ग का पांचवा है। ना क्या है? ता वर्ग का पांचवा है। और माँ जो है वो पा वर्ग का पांचवा है। यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होने के कारण इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर जो शब्द बना है वो पंचम धन अक्षर, पंचम धन अक्षर से पंचमाक्षर बना है। और ये अंगा जो है, ये भी किसी भी वर्ग का पांचवा तो है ही है, साथ में यहां से वर्ग समाप्त भी हो रहा है, तो देखा जाए तो अंतिम अक्षर भी है। तो ये किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर होने के कारण इन्हें अंतिमाक्षर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतिमाक्षर किसे कहते हैं? तो अंतिमाक्षर जब पूछा जाता है तो लोग या तो हा लगाते हैं या तो छत्रंज्ञा लगाते हैं, ज्ञा, बल्कि अंतिमाक्षर कहते हैं प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर को अंतिमाक्षर कहा जाता है। तो अंतिमाक्षर हो, नासिक हो, पंचमाक्षर हो, ये पांचों जो है, ये तीनों नाम एक ही के हैं,
और ये होते कितने हैं? 5। कुछ बात समझ में आई? इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा अंतिमाक्षर है, तो अंतिमा जैसे पूछा गया निम्न में से कौन सा अंतिमाक्षर है, पहला ऑप्शन दे दिया गया हा, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया ज्ञा, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया ना, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया आपका गा। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अंतिमाक्षर है, तो अंतिमाक्षर प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, तो चाहे ऑप्शन में अंगा हो, इया हो, अड़ा हो, ना हो या मा हो, इनमें से कोई एक होगा, वही अंतिमाक्षर होगा। जैसे इसमें क्या है? ना, तो ये अंतिमाक्षर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो लिख लो इस लाइन को। बोले भाई? आप नहीं है? लिख रहा था। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? हाँ तो बोले, अब लिखोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हेडिंग डालो, नासिक के व्यंजन। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आएगी अभी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। लिखो, हेडिंग डालो, नासिक के व्यंजन। कहीं कहीं नेटवर्क छोड़ता है तो वो दिक्कत हो जाती होगी, वो आपके यहाँ की प्रॉब्लम है। हेडिंग डालो, नासिक के व्यंजन। लिखो इसमें अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा को नासिक के व्यंजन कहते हैं। को नासिक के व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय नासिका का सहारा लेते हैं। इनका उच्चारण करते समय नासिका का सहारा लेते हैं। तो नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 5। वेरी गुड। अब हेडिंग डालो, नहीं हेडिंग नहीं, अगली लाइन से लिखो, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होने के कारण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होने के कारण इन्हें अंतिमाक्षर भी कहा जाता है। इन्हें अंतिमाक्षर भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होने के कारण इन्हें अंतिमाक्षर भी कहा जाता है। और एक लाइन और लिख लें, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होने के कारण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होने के कारण प्रत्येक वर्ग का
पांचवा अक्षर होने के कारण इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होने के कारण इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर हो या अंतिमाक्षर हो या नासिक हो, एक ही बात है। और इस तरह से का से लेकर मां तक का काम खत्म हुआ। पहले तो हमने बताया का से मां तक के व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं और इसका वर्ग को कंठ व्यंजन कहा जाता है। चा वर्ग को तालव्य व्यंजन कहा जाता है। टा वर्ग को मूर्धन्य कहा जाता है। ता वर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं और पा वर्ग को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद ये जो अंगा, इया, अड़ा, नामा है, इन पांचों को नासिक के व्यंजन कहते हैं। साथ ही अंतिमाक्षर भी कहा जाता है और पंचमाक्षर भी कहा जाता है। तो इस तरह से इतना काम खत्म हुआ है। अब हमको इनकी बात करनी है, तो इनको थोड़ा ऊपर ले आवे और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दें। दिख नहीं रहा है क्या? आ गया होगा, बीच बीच में हो जाता। ये जो अब 8 अक्षर बचे हैं, इनके आठों के लगभग लगभग अलग अलग नाम है। सबसे पहले जब भी हम पूरा ककहरा पढ़ते हैं, का से लेकर ज्ञा तक, था तक, तो कैसे पढ़ते हैं? का खा गा गंगा, चा छा जा झाइया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा। उसके बाद देखो ये जैसे स्पीड में हम पढ़ते चले जाते प्रत्येक लाइन को, का खा गा गंगा, चा छा जा झाइया, टा ठा डा ढा, स्पीड में पढ़ लेते हैं ना। कारण ये है कि सबके बोलने में जीभ को एक ही जगह स्पर्श करना पड़ता है। लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो इसको हम उतनी स्पीड में नहीं पढ़ पाते। नहीं पढ़ पाते हो तो पढ़ के सुनाओ। देखो, काका गा गंगा, चाचा जा जाइया, टाठा डडाला, ताथा दादाना, पापा बाबा माँ, उसके बाद या ला नहीं होगा फिर। तो फिर ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इन वैसे भी जब भी कभी छोटे बच्चे को पढ़ाना होता है, कभी हम लोग छोटे थे जब पढ़े थे, तो वो सब स्पीड में बोलते थे। इसको बोलने के समय लग रहा है वो तो सब जैसे जीटी रोड पर चल रहे हैं, लेकिन इसको बोलने समय लग रहा है कि खड़ंजा पे चल रहे हैं, खाली ऊंचा में बोलते नहीं, या रा ला वा अलग अलग बोलते हैं। कारण ये है कि सबको बोलने के लिए जीभ को अलग अलग जगह पर स्पर्श करना पड़ता है, इसीलिए टाइम लगता है, इसीलिए स्पीड में बोल नहीं पाते। तो ये जो 4 व्यंजन है, ये 4 व्यंजन जो है, इनको हम, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहीं ज्यादा नहीं मालूम पड़ता कहां पर लगते। जैसे या बोले हम, या बोल के आप लोग सोचो कि जीभ कहां पर लगी, हमको बताओ। या कहां पर लगी, बताओ, जीभ कहां पर लग रही है? प्रयास करो। या देखो, का बोलने में तो जीभ लग रहा है। अच्छा, हो सकता है कहीं हमारे मुंह में तो कहीं नहीं लग रहे भाई। या देखो, जीभ कहीं स्पर्श नहीं कर रही। हाँ, जीभ थोड़ा सा टाइट होती है, लेकिन जीभ कहीं स्पर्श नहीं कर रही है। ठीक से बोलो बेटा, या बोलो, देखो कहीं। बेटा, जीभ को लगाया नहीं जाता, जीभ अपनी अपने आप लगती है। लगाने पे तो कहीं लगाए रहो, वो अलग बात है। लेकिन या के बोलने में, जैसे रा है, अच्छा रा, ये रा बोलने में जीभ कहाँ लग रही है? नहीं लग रही है, बल्कि एक जगह करके वाइब्रेट कर रही है। रा एक जगह नहीं लगती। रा बोलो, देखो रा, नहीं, नहीं लग रही ना। ला के बोलने में तो जीभ स्पर्श करती है। और वा के बोलने में बताओ, वा जीभ तो कहीं लगती, होठ कहाँ लगते हैं? कहीं नहीं लगते। तो ये चारों व्यंजन जो है, इनका स्थान जो है कहीं और नहीं बल्कि अंता यानी अंदर होता है।
तो इनका सबका अंतः स्थान होता अंदर, इसीलिए इनको अंतः और स्थान को अस्थ यानी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए कितने होते हैं तो 4, या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हैं, का से लेकर मां तक स्पर्शी व्यंजन और या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन। हम 2 आधार पर एक साथ लेके चल रहे हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो या है, या को बोलने में अभी बात हुई थी जीभ कहीं स्पर्श नहीं कर रही है, और पिछली क्लास में बात हुई थी कि जिनके उच्चारण में जीभ कहीं स्पर्श ना करे वो स्वर होते हैं, हुई थी ना। तो जब वो स्वर होते हैं तो ये यहां क्या कर रहा है व्यंजन में, लेकिन ये जानते हो किससे बना है, ये बना है ई प्लस आ से। अगर ई और आ आप एक साथ बोलो तो आपके मुंह से ये निकलेगा, चाहे बोल के देख लो, ईया। ईया स्पीड में बोलोगे तो ईया नहीं बल्कि या होता है। तो चूंकि ये स्वरों से बने हैं, या किससे बना है, स्वरों से बना है और गिना व्यंजनों में जाता है, तो इसको हम स्वरों से बना है व्यंजनों में गिना जाता है, तो इसका एक नाम और हम लेते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर लक्षण स्वरों के हैं और है व्यंजन में। अगर किसी के अंदर लक्षण महिलाओं के हो और वो पुरुष हो तो उसको क्या कहोगे, लोग कहते हैं यार ये तो आधी, तो वही आधा है ये, यानी कि व्यंजन में है और गुण स्वरों के हैं, तो इसको अर्धस्वर कहा जाता है। और किससे बना है, ई और आ से। अभी इसी ई और आ के आधार पर एक पूरी यण संधि होगी। उसी तरह अगर इसको देखें, वा, किसी का माइक आने बंद कर लो, वा, ऊ और आ अगर जोड़ें, ऊ प्लस आ, अगर इसको साथ में बोलो ऊ आ तो होगा वा, तो ये भी ऊ और आ से बना है, तो इसको भी कहते हैं अर्धस्वर। तो देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं तो या और वा होता है। ये चारों तो अंतस्थ होते होते हैं, इनमें से या और वा जो है वो अर्धस्वर भी होता है। देखा जाए तो या के 2 नाम मिल गए, एक अंतस्थ भी है और एक अर्धस्वर भी है। अब इसके बोलने में अंदर से आने वाली वायु, अंदर से आने वाली वायु बाहर के आने वाली वायु में सीधा मिल जाती है, यानी कहीं बीच में डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए इसका एक नाम पड़ा ये वायवीय व्यंजन। यानी या का एक नाम और होता है, ठीक है ये टॉपिक हो जाने दो बेटा। इसका एक नाम और होता है वायवीय व्यंजन, और वा का भी नाम है वायवीय व्यंजन। तो ये पॉइंट केवल लिख लो, फिर बाकी चर्चा हम करेंगे। और या तो फिर इसको लिखेंगे बाद में, ये पूरा टॉपिक हम समझा दिए हैं, खाली लिखवाना है, वो नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे। अब टाइम हो गया है रीजनिंग का, तो जो लोग केवल हिंदी पढ़ने के लिए आए हैं वो चाहे तो खाना पीना खाएं जाके, और बाकी लोग लाइन पर रहें। हम बस 2 मिनट बाद मिलते हैं।